नमस्कार। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दो वैक्सीन तैयार हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। जल्द ही भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। इस सब के बीच इन दोनों वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर हैं और इनसे कई मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए आज मैं साइंस कॉल लगाने जा रही हूँ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को। आप एम्स के डायरेक्टर हैं, जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर गुलेरिया, कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन इस वक्त एक तरह से आमने सामने खड़े हैं। आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अगर हम अभी देखें तो जी। कोरोना वायरस जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है और उस सर्वाइवल के लिए वो अब नए वेरिएंट्स या म्यूटेंट्स उसमें आ रहे हैं। लेकिन हम अगर अपनी वैक्सीन की तरफ से देखें तो अब भारत में नहीं, सारी दुनिया में कई वैक्सीन कैंडिडेट्स आगे आए हैं और 50 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स की रिसर्च भी चल रही है। मेरा ये मानना है कि हमारे पास चाहे वायरस किसी तरह से भी चेंज हो, मल्टीपल साइट पे एक्शन करने वाली वैक्सीन हमारे पास मिलेंगी होंगी और जैसे जैसे हम आगे जाएं तो हमारे पास ऑल बेटर सेकंड जनरेशन वैक्सीन भी हम उपलब्ध होगी, हो सकता है जिसमें एक ही डोज देना पड़े और जिसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा अच्छी हो। तो वैक्सीन का पड़ला मैं मानता हूँ भारी है। जी, लेकिन वैक्सीन जो है इस वक्त उसको वायरस से भी लड़ना है और उस पर जो क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनसे भी लड़ना है। तो ये बैलेंस कैसे ये वैक्सीन मैनेज करेगा? तो एक तो यह है कि वैक्सीन बनाना और दूसरा है वैक्सीन लोगों में लगाना। दोनों में अंतर है। जी। वैक्सीन अब हमारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक साल में बहुत मेहनत की, कोलैबोरेट किया है। ग्लोबल पार्टनरशिप इस लेवल की हुई है कि जनवरी में ही वायरस का जो जेनेटिक कोड है वो पब्लिक डोमेन में आ गया था और उसको यूज करके स्पाइक प्रोटीन को देख के कि वहां से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अच्छी बन सकती हैं, कई साइंटिस्ट ने, कई रिसर्च लैब ने कोलैबोरेट करके वैक्सीन बनाना शुरू किया। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो पहले से रिसर्च की जा रही थी, जिन पे जो नए थे उनको यूज किया, mRNA, DNA प्लेटफॉर्म्स, वायरल लाइक पार्टिकल्स, और कुछ पुराने प्लेटफॉर्म्स जो वायरस को लेके उसी को इनएक्टिवेट करते हैं उनको भी यूज किया गया और पूरी रिगर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ और रेगुलेटर्स के अप्रूवल के साथ ये वैक्सीन बनाई गई। लेकिन वैक्सीन जब बन जाती हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज उनको लोगों को कन्विंस करने में भी होता है कि आप वैक्सीन लगाएं। और ये नई बात नहीं है। जब सबसे पहले हम वैक्सीन की हिस्ट्री अगर पढ़ें तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, जो एडवर्ड जेनर है, जो फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी हम मानते हैं। उन्होंने ये देखा था कि काउ पॉक्स की जो अगर हम स्ट्रेन लें और अगर उसमें किसी को इंजेक्ट करें तो उसको स्मॉल पॉक्स से भी इम्यूनिटी मिल जाती है, इनॉकुलेशन से इम्यूनिटी मिल जाती है। तब की अगर हम चित्र देखें तो उसमें भी यही दिखाते हैं, चित्रों में ऐसा आता है कि किसी को वैक्सीन लगती है तो उसको उसमें कहीं गाय के सींग ना आ जाएं क्योंकि वो काऊ से वैक्सीन बनी है। तो आजकल के जमाने में भी वैसे ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन सस्पिशन चेंज नहीं हुआ है और अभी भी लोगों को डर लगता है कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो पता नहीं हमारे को क्या हो जाएगा। तो ये हमारे को कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे ओपिनियन मेकर्स हो, सबको इकट्ठे होकर आगे आना है क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी और जो पैंडेमिक के साथ इन्फोडेमिक है उसको कॉम्बैट करना है। अगर हमारे पास वैक्सीन होगी लेकिन हम सब लोगों को लगा नहीं पाएंगे तो हम पैंडेमिक से जीत नहीं पाएंगे, ना हम अपनी डेथ रेट कम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, लेकिन लोगों का डर भी जो है सर वो उसके पीछे वजह भी है। जैसे कहा जाता है कि आपातकाल के समय मर्यादाएं सारी टूट जाती हैं, सही गलत नहीं देखा जाता है। इस वैक्सीन के केस में भी यही हुआ है। जैसे वैक्सीन को बनाने के लिए जनरली जो हम पढ़ते हैं या लोग जितना जानते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है, कई सालों तक इसकी टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे जाते हैं। बट अभी जो हम वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें नहीं की गई। तो वैक्सीन बनाने में जो समय लगता है, उस मर्यादा को इस वक्त तोड़ा गया है, उसे नहीं माना गया है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर जो ये शॉर्टकट लिया गया है, इसे कितना इफेक्टिव और सेफ बता सकते हैं आप?
ये बात आपकी सही नहीं है कि शॉर्टकट लिया गया या पूरी तरह से हमने वो पूरे जो प्रिकॉशंस हैं वो नहीं लिए हैं। जी। अगर हम दो चीजें मैं कहूंगा, एक तो इस बारे में और एक आपको उदाहरण दूंगा। हम्म। अगर हम ये कहें कि पहले तो हम लैंडलाइन से ही बात करते थे और वो ही अच्छी बात थी, और अब जब स्मार्टफोन आया और हम एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, तो ये झूठा है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत जल्दी आ गई। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। पुराने जमाने में जो रिसर्च होती थी उसमें जो लैब में इक्विपमेंट था, और अब के जमाने में जो लैब में इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बदल गई। इन सिलिको हम अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल मोड से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से वैक्सीन कैंडिडेट्स जो है, हम जहां पे साल भर लग जाते थे वो हफ्ते में कर सकते हैं। तो रिसर्च को हमें मानना चाहिए कि रिसर्च जो पहले थी और अब में बहुत फर्क है। जी। दूसरा इशू ये है कि जब हम वैक्सीन को देखते हैं उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। एनिमल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं। एनिमल ट्रायल्स जो हैं वो छोटे जानवर में किए जाते हैं, जैसे माउस हैं, रैट्स हैं, हैमस्टर हैं। फिर बड़े जानवरों में किए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वैक्सीन सेफ है और क्या डोज देना चाहिए, एफिकेसी क्या है। और वो जो है वो रेगुलेटर्स को फिर डेटा दिखाया जाता है, तभी परमिशन मिलती है कि आप ह्यूमन ट्रायल्स फेज 1 कीजिए। फेज 1 ट्रायल में हम वैक्सीन को देखते हैं लोगों में, हेल्दी वॉलंटियर्स को, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कितना डोज जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, क्या आइडियल डोज होगा। और उसके बाद हम फिर से फेज 2 में करते हैं, जहां पे फिर सेफ्टी पे पूरा ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद इम्यूनिटी भी देखते हैं कि ये वैक्सीन कितनी इम्यूनोजेनिक है। हम्म। और फेज 3 ट्रायल में हम हजारों लोगों में वैक्सीन देके उनको फॉलो अप करते हैं, देखने के लिए कि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जो पहले हम ये प्रोटोकॉल्स यूज करते थे, इस दफा भी वही सारे यूज किए गए हैं। एनिमल ट्रायल्स भी हुई हैं, उसको रेगुलेटर्स ने देखा है, उसके बाद ही क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। अंतर इसमें सिर्फ ये है कि ट्रायल्स जो हैं वो पैरेलल में की गई, जिससे समय बच जाए, और जी। रेड टेपिज्म कम किया गया। कि अगर आपने फेज 1 ट्रायल किया, उसके बाद आपने रेगुलेटर को अपना डेटा दिखाया, फिर अगली स्टडी के लिए पैसे जमा किए, कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढा कि मेरी वैक्सीन कामयाब होगी, आप मुझे पैसे दो, उसी में कई साल लग जाते थे, फिर अगला फेज किया आपने। इस दफा गवर्नमेंट्स ने भी, इंडस्ट्री ने भी अपना पैसा लगाया और ये रिस्क लिया कि ये वैक्सीन चाहे चले ना चले, हम इसको ये रिस्क ले लेते हैं, और जी। उस रिस्क के कारण हम आगे जल्दी बढ़ पाए। जब वैक्सीन फेज 3 में भी बन रही थी, तो भी जो कंपनी वाले थे उन्होंने एक और रिस्क लिया, उन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब हम सुनते हैं सीरम इंस्टीट्यूट के पास 50 मिलियन डोजेज है, हम्म। लेकिन 50 मिलियन डोजेज उन्होंने पहले ही बना लिए थे, अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिला था। मान लो उनको अप्रूवल नहीं मिलता और हम जो रेगुलेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स में हमें डर है, आप इस वैक्सीन को अभी मत मार्केट में लाओ, तो 50 मिलियन डोजेस तो उनके खराब हो जाते, तो पूरी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती। तो हम्म। इसमें जो रिस्क लिया गया वो मॉनेटरी रिस्क है, सेफ्टी का कोई रिस्क नहीं लिया गया, एफिकेसी का कोई रिस्क नहीं लिया गया। इसलिए जो वैक्सीन हैं बिल्कुल सेफ हैं, इफेक्टिव हैं। और अगर हमें पैंडेमिक से निकलना है, लोगों की जान बचानी है और अपनी जिंदगी वापस लानी है, चाहे वो हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें, ट्रैवल की बात करें, कई लोगों की जॉब जा चुकी हैं, या कई हम्म। लोगों को पे कट करना पड़ रहा है, वो जी। सारी चीजें अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसका एक माध्यम रास्ता यही है कि हम सब लोग आगे आके वैक्सीन लें। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का पता कैसे लगेगा सर? ये बड़ा सवाल एक उठता है। जैसे अभी आपने कहा सारी चीजें तो हमने ठीक से देख करके की हैं, पर किसी भी वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर कोई हुआ तो? हर एक वैक्सीन जो मार्केट में आई है उसका हम्म। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो फेज 4 ट्रायल में ही होता है, जब वो मार्केट में आती है। क्योंकि अच्छा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हम देखते हैं उसमें ये होता है कि उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हम देखते हैं वो रेयर होते हैं। ओके। 90 to 95% इफेक्ट्स जो है वो शुरू वाले ही वैक्सीन के ट्रायल में हो जाते हैं। उसके बाद तो आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। हम्म। वैक्सीन जो आपने दी वो तो चली गई, उसने अपना असर शुरू कर दिया एंटीबॉडीज बनाने का। लेकिन अगर कोई एथनिक वेरिएशन में या कोई रेयर ग्रुप है, जेनेटिक ग्रुप है, अगर उसमें कोई साइड इफेक्ट्स हो, वो ट्रायल्स में मिस हो सकते हैं, और वो आप जब तक आप कोई लाखों लोगों को वैक्सीन नहीं दोगे तभी वो रेयर साइड इफेक्ट पिकअप हो सकता है। वो जी। ट्रायल में नहीं होता, वो फेज 3 में जो हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं उसी में होता है, और वो सारे ट्रायल्स में किया जाता है। इस ट्रायल की कोविड की बात नहीं, अगर हम पूरे पुराने वाले वैक्सीन में भी देखें, कई वैक्सीन के जो ट्रायल्स थे वो बाद में डेटा देखा गया। अभी हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की। हम्म। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम कई सदियों से लगाते आ रहे हैं, जब से, लेकिन जब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में कुछ लोगों ने डाउट रेज किया, जब क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन आई,
कि एक रेयर बीमारी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो रही है कि नार्कोलेप्सी हो सकती है, कि लोगों को नींद ज्यादा आ रही है, बड़ी रेयर रेयर डिसऑर्डर है। तो वो इन्वेस्टिगेट किया गया और डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम बनाया है, जो दुनिया के सब वैक्सीन में अगर कोई भी कहीं पर भी साइड इफेक्ट्स की शंका हो उसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि एथनिक वेरिएशन हो सकते हैं कि कुछ हमारे मान लो ट्राइबल ग्रुप है, कुछ ऐसा ग्रुप है जहां पे कोई साइड इफेक्ट्स हो जो हम ट्रायल्स में नहीं पकड़ पाए। तो वो तो हम जब बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तभी पकड़ पाएंगे, और वो फेज 4 में ही हो सकता है जब हम सब लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। जी, आम आदमी के पास इस वक्त वैक्सीन का ऑप्शन है, 2 वैक्सीन हमारे पास अप्रूव हो चुकी हैं एंड इन द लॉन्ग रन और वैक्सीन इस तरह से आ भी जाएंगी। ऐसे में कौन सी वैक्सीन मैं लगवाऊं, ये चुनने का आधार क्या हो सकता है? मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि बाद में और वैक्सीन आएंगी और ये आपकी जो सवाल है और इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम्म। रशियन वैक्सीन भी आ गई, जाइडस कैडिला की भी वैक्सीन आ गई, जी। कौन सी लगानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबसे जो भी आपको वैक्सीन मिल रही है हम्म। और अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूव हुई हुई है, उन्होंने ध्यान से उसका सेफ्टी और एफिकेसी देखा है कि वो बेंचमार्क मीट करती है, तो आपको वो लगा लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं हम वेट करेंगे, फाइजर की वैक्सीन आएगी तब हाँ। लगाएंगे। जी जी। अब आप ये सोचिए कि जब तक फाइजर की वैक्सीन आई तब तक आपको कोरोना हो गया और आप हम्म। आईसीयू में पहुंच गए और आप वेंटिलेटर पे आ गए, तो आप फिर क्या सोचोगे कि भाई पहले लगा ली होती तो हमारी इम्यूनिटी बन गई होती, शायद मुझे इतनी सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती। हम्म। मैं तो आज कई पेशेंट्स को देखता हूँ, वो जिनके जिनके कुछ रिश्तेदार अब नहीं रहे कोविड के कारण, वो यही कहते हैं कि काश 2 महीने पहले वैक्सीन आ गई होती और हम अपने इनको लगा लेते, ये हाई रिस्क ग्रुप में थे, इनको लग गई होती, इनकी कुछ इम्यूनिटी आ गई होती तो शायद बच जाते, इतनी सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती। तो जी। हमें समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है जिसकी जितनी भी एफिकेसी है हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों की जान बचा सकती है। हमें पता है हम्म। कि ये वैक्सीन जो है सीरियस इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देगी, और ये कोविड वायरस ऐसा है जिसके लिए अभी हमारे पास कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है, एंटीवायरल हाँ। कोई ड्रग नहीं है। चाहे हम रेमडेसिविर की बात करें, एचसीक्यूएस की बात करें, आइवरमेक्टिन की बात करें या प्लाज्मा की बात करें, कोई भी दवाई अभी तक स्टडीज में ये नहीं आई कि ये कामयाब है। इसलिए जी। अगर हमें कोई एक्चुअल दवाई देखनी है तो वैक्सीन ही है जो हमें इम्यूनिटी देगी और हमें इंटरनल हमारी प्रोटेक्शन बनाएगी, जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो। जी, हमारे सामने जो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें कोई फ़र्क है? मतलब कोई फ़र्क आप बता पाएँगे? इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों अलग प्लेटफॉर्म से के की वैक्सीन हैं। जी, जी। जो कोवैक्सीन है वो होल वायरॉन पे है, वो एक पुराने ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे है जो हुँ, हम हुँ। ट्रेडिशनल यूज करते हैं और वो सेफ प्लेटफॉर्म है। हुँ, जो हुँ। सीरम इंस्टीट्यूट की ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे है, वो एक जो चिंपैंजी एडिनो वायरस है उस हुँ, वेक्टर को हुँ। लेके हमारे बॉडी में जाके हमारे बॉडी के सेल को स्टिमुलेट करती है कि स्पाइक प्रोटीन बनाए और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। लेकिन जी। अगर हम उसका एंड रिजल्ट देखें तो दोनों ही वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाती हैं, टी सेल इम्यूनिटी बनाती हैं और हमें प्रोटेक्शन देती है जिससे हमें सीरियस इन्फेक्शन ना हो। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो वैक्सीन हमें मिल रही हो हमें वो लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम हुँ, नहीं हुँ। चाहते कि हमें कोई सीरियस इन्फेक्शन हो या हमारे कोई हाई रिस्क ग्रुप को 60-70 साल के कोई उम्र के व्यक्ति को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो कि वो फिर आईसीयू में पहुंच जाए। हुँ, हुँ, हुँ। और एक और तरह की वैक्सीन होती है एमआरएनए वैक्सीन, तो क्या उसका भी सेम ही है, प्रोडक्शन के लिए ही है या उसमें कुछ और फ़र्क होता है? एमआरए वैक्सीन नई टेक्नोलॉजी पे है। हाँ, वो हाँ। मैसेंजर आरएनए को लेके वो भी वायरस के जो जो वैक्सीन है वो ह्यूमन बॉडी के सेल में जाती है और सेल में स्टिमुलेट करती है कि आप स्पाइक प्रोटीन बनाओ। सेल जो है वो फिर स्पाइक प्रोटीन बनाता है और स्पाइक प्रोटीन जब बनती है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये एक एंटीजन है और फिर एंटीबॉडीज बनती हैं और हुँ, फिर हुँ। वो इम्यूनिटी आती है। तो जैसे मैंने कहा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म है, डीएनए प्लेटफॉर्म है, इनएक्टिवेटेड वायरस का प्लेटफॉर्म है, एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस का प्लेटफॉर्म है, एक हम कहते हैं प्रोटीन का जैसे वीएलपी वायरस लाइक प्रोटीन प्रोटीन प्लेटफॉर्म है, जो वायरस की प्रोटीन है वो हम देखिए एंटीबॉडी स्टिमुलेट करते हैं। एंड रिजल्ट वही है कि हम एंटी गुड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाए, बॉडी में अच्छी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जिससे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आए और जो मेमोरी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जिससे हमें बाद में भी अगर इन्फेक्शन हो
तो वो वायरस को मेमोरी सेल्स रिकॉग्नाइज करके फिर से और ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने में मदद करें। जी, इस समय जो वैक्सीन्स हैं उनकी 2 डोजेस हमें लेनी होगी और उसके बीच में 28 दिन का फर्क रखना होगा, जो हम समझ रहे हैं और हम जो मतलब जो जानकारी आ रही है। लेकिन वैक्सीन के 2 डोज के पीछे जो समय सीमा होती है, उसको घटाने या बढ़ाने से इसकी एफिकेसी पे फर्क पड़ता है? कोविशील्ड के केस में हमने ऐसा देखा है कि अगर 1 महीने के अंतर पे दिया जा रहा है तो उसकी एफिकेसी 62% के आसपास है, जबकि 3 महीने के अंतर पे अगर दिया जा रहा है तो 90% के आसपास है। डज़ दिस नहीं, मेक अ जो डिफरेंस? अभी तक डोज, जो कोविशील्ड के बारे में बताते हैं, जो अभी तक क्लासिकल डोज है, जो हुँ, स्टडी में ट्रायल में ज्यादातर लोगों को मिला, वो जी, 28 दिन का ही था और हाँ, उससे एफिकेसी नापी गई। एक ओके, ग्रुप था जिसमें उन्होंने, अब ये कह लिए कि बाय चांस हुआ कि शुरू में आधा डोज दिया और बाद में फुल डोज दिया, और उससे उन्होंने पाया कि प्रोटेक्शन जो थी वो 90% है, लेकिन उसका सैंपल साइज छोटा है। अब ये अगर हम बड़े ग्रुप में करेंगे, हो सकता है कि वो एफिकेसी जो है कम हो जाए, क्योंकि अब आपने सिर्फ 1000-1200 लोगों में ये देखा है। जी, दूसरी जो आपने देखी वो 8-9 हजार या 10 हजार लोगों में देखा है, तो सैंपल साइज में भी फर्क है। तो इसलिए अगर हम ज्यादा ग्रुप में करें, हो सकता है ये डिफरेंस इतना नहीं आए। हुँ, दूसरा हुँ, ये है कि हमें ये अभी तक पूरा डेटा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप थोड़ा वैक्सीन की डिले करो तो इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा हो और आपकी इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन इसमें अभी स्टडीज और रिसर्च नहीं हुई। यूके ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि हम अपनी जो सेकेंड डोज है वो 28 दिन से लेके 12 हफ्ते तक देंगे, 3 महीने तक। 1 महीने से 3 महीने का उन्होंने रेंज बनाया है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। एक तो उन्होंने कहा कि शायद हमारी इम्यूनिटी ज्यादा हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक डोज तो दे ही दें। हुँ, अगर हुँ, हमारे पास मान लो 30 मिलियन डोजेज हैं, अगर हमने सबको वैक्सीनेट करना है तो हम सिर्फ 15 मिलियन को कर पाएंगे, क्योंकि 2 डोजेस देनी है। अगर हमारे पास अभी हम सारी की सारी एक एक दे दें, मतलब 30 मिलियन लोगों को ही एक एक डोज दे दें और कहें आस्ता आस्ता जब और डोजेज आएंगे तो आपको 3 महीने तक दूसरा डोज दे देंगे, तो हम ज्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या डिबेट 1 ये है, डोज़ भी उतना ही इफेक्टिव होगा सर? मैं ये यहाँ पे समझना दो चाहूँगी। डिबेट हैं इसमें, दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये है हाँ, कि एक डोज कितना इफेक्टिव होगा। जी, अभी क्योंकि यूके में हालात काफी खराब हैं, बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक डोज मान लो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन तो देगी। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई दवाई तो है नहीं, तो हुँ, कुछ हुँ, प्रोटेक्शन से भी शायद हमारे केसेस कुछ कम हो जाएं और फिर हम दूसरा डोज दे पाएंगे। हुँ, हुँ, दूसरा जो चैलेंजिंग इश्यू है, जो रिसर्चर्स रेज करते हैं, कि अगर हम एक डोज दें और पूरी तरह से उसकी इम्यूनिटी ना बनाए दूसरी डोज देके और उसको डिले करें, तो कि ऐसा ना हो कि वैक्सीन जो जो वायरस है वो वैक्सीन एस्केप कर ले और हुँ, हुँ, वायरस जो है अपने आप को म्यूटेट कर ले, क्योंकि उसको थोड़ा सा तो एक्सपोजर हो गया है वैक्सीन से, तो उसको एक्सपोजर से वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को फिर और म्यूटेट करके वैक्सीन एस्केप कर ले कि वैक्सीन का असर ही ना हो पाए। तो एक ये म्यूटेशन का भी रिस्क रहता है कि जब आपने पूरा डोज टाइम से नहीं दिया और डिले कर दिया, तो कहीं वायरस को ऐसा मौका ना मिल जाए कि वो म्यूटेशन करके वैक्सीन की एफिकेसी को खत्म कर दे। नल कर तो दें, जी। इसीलिए अभी तक हमारे देश में यही है कि हम वही शेड्यूल फॉलो करें, क्योंकि हमारी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जैसे यूके की है, और हम अपने डोजेस जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे दे सकते हैं। जी, एक और चीज़ थी कि हम पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे हैं, ठीक है, बट हम पहले अपने एज्ड पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, जबकि कुछ देश, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं, वो पहले युवाओं को वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो आप इनमें से किसको सही मानते हैं या ज़्यादा कारगर समझते हैं? तो अगर हम ज्यादातर देशों के गाइडलाइंस देखें, यूएस के, यूके के, यूरोप के कई देशों के, ऑस्ट्रेलिया के, उनकी गाइडलाइंस भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और एल्डरली पेशेंट को पहले टारगेट करती हैं, क्योंकि ठीक है। सबसे पहले हमारा मकसद ये होता है कि हम लोगों की जान बचाएं। तो हुँ, हुँ। जो एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, उनमें मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है। यंग एज ग्रुप में मोर्टेलिटी तो लेस देन 1% है, लेकिन हुँ, अगर हुँ। हम देखें इन ग्रुप्स में मोर्टेलिटी कभी कभी तो 8 से 10% हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है अगर हम यूके, ये स्पेन और इटली का डेटा देखें। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी डेथ रेट कम हो, हम लोगों की जान बचा पाए। जी। यंगर एज ग्रुप में तभी देने का फायदा है अगर आप ये कहो कि हमारे हाई रिस्क पॉपुलेशन कवर होगी, अब हम उसकी स्प्रेड को रोक रहे हैं, क्योंकि यंगर एज ग्रुप ज्यादा ट्रैवल करता है, ज्यादा एक्सपोजर होने के चांसेस हैं।
लेकिन अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करें और हम एल्डरली ग्रुप्स को, हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेट कर लें, तो हम वायरस के स्प्रेड को भी कुछ हद तक रोक पाएंगे, मोर्टेलिटी भी कम कर पाएंगे, और आस्ता आस्ता जैसे और लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, जिससे हम वैक्सीन जो वायरस को आगे फैलने से रोक पाएंगे। जी। वैक्सीन की कीमत को लेकर भी तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। ये कीमत कौन तय करेगा? मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। जो भी कीमत होगी, पर ये तय कौन करेगा? तो वैक्सीन की कीमत जो है, पहली चीज तो ये है कि जो फेज 1 में वैक्सीन आ रही है, हुँ, मेरा ये मानना है कि वो फ्री होगी। अच्छा। अगर कहीं से उसकी पेमेंट की बात हुई, तो या तो गवर्नमेंट के थ्रू या CSR के थ्रू या किसी सपोर्ट के थ्रू, फंड के थ्रू, वो पेमेंट, वैक्सीन की जो पेमेंट है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को वैक्सीन की जरूरत है लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको वैक्सीन नहीं लगी, और जो जी। अफोर्ड कर सकते हैं वो वैक्सीन लगा लें। तो उससे एक तो वैक्सीन इक्विटी नहीं रहेगी, दूसरा ये होगा कि पैंडेमिक नहीं रुकेगा। पैंडेमिक रोकने हुँ, के लिए और डेथ रेट करने के लिए सब लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, जो जिनको जरूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तो इसलिए वैक्सीन सबको लगनी चाहिए और उसमें कॉस्ट का इशू नहीं आना चाहिए। बाद में जब हमारे पास सफिशिएंट डोजेस हो जाएंगे, जब हम हुँ। कहें कि हाँ, हमने हाई रिस्क ग्रुप को कवर कर लिया है, अब हमारे पास वैक्सीन सफिशिएंट है, कई कंपनियों की वैक्सीन आ गई है, तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि इन लिमिटेड अमाउंट जो है वो मार्केट में भी आ सकते हैं, कि जो अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड कर ले, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर से आएगा उसको ये फ्री मिल जाएगी। बट द डिफरेंस विल बी लाइक सर ₹200 और ₹1000 जो हम सुन रहे हैं। तो 200 रुपये तो होगा नहीं, वो तो फ्री होगी। जी। जो अफोर्ड करना चाहता है उसको, वो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो नहीं चाहता वो अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाके लगा ले। तब तो फिर हमारा ₹1000 पर डोज़ इज़ लाइक टू मच फॉर अ मिडल क्लास सर, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर मिडल क्लास है। और घर में 5 सदस्य हों तो ₹10,000 वैक्सीन के लिए इज़ अ बिग थिंग। पर लेकिन 1000 रुपीज तो मैन्युफैक्चरर ने कहा है। जी। गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फिक्स द प्राइस। हमने कई हाँ। दफा देखा है कि जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं वो अपना प्राइस जो है वो मैच कर, कई हमारे महंगी दवाइयां हैं, हमने देखा है, ये इम्प्लांट्स हैं, हुँ, स्टेंट्स हुँ। हैं, जिनका हुँ, हुँ। प्राइस गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है कि इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं कर सकते। तो वो जी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि अगर लगेगा कि प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि अगर आप 200 रुपए की अगर आप दे पा रहे हो, तो इतना मार्जिन तो नहीं होना चाहिए हुँ, कि हुँ। आप मार्केट में इतने की भेजो। तो दैट अथॉरिटी इज देयर विद द गवर्नमेंट, बट आई कैन नॉट प्रोडिक्ट हाउ थिंग्स विल बी। हो सकता है कि जब 5-6 वैक्सीन आ जाए, उनमें आपस में कंपटीशन हो, तो ये 1000 रुपए वाली वैक्सीन भी 500 पे आ जाएगी, क्योंकि जी। इट इज ऑलवेज मार्केट डायनेमिक्स विच डिसाइड्स द प्राइस। हाँ, लेकिन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्राइस है बेसिकली सरकार तय करेगी, कोई भी कंपनी आकर के अपने प्राइसेज़ इस तरह से हम पर नहीं थोप सकती। ये बहुत ज़रूरी है समझना। वैक्सिनेशन प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है, जैसे कि डेट्स आ रही हैं 13-14 जनवरी से शुरू होगा। ऐसे में इंडिया का वैक्सीन प्लान है क्या? वैक्सिनेशन प्लान क्या रहेगा सर? इंडिया का वैक्सीन प्लान जो है वो कई महीनों से उस पे काम चल रहा है, बड़े हाई लेवल पे, जी। और ड्रमी रन भी हो चुके हैं, अब एक दो और होने हैं पूरे देश में, कि कैसे वैक्सीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाय एयर आएंगी डिफरेंट स्टोरेज साइट्स पे, फिर उन उससे स्टेट स्टोरेज पे जाएंगी, उसके बाद वहां से वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएंगी और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। साथ साथ उसका जो कोविन ऐप है उससे लोगों को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको इस दिन पे वैक्सीन लग रही है। उनके मोबाइल नंबर पे SMS जाएगा कि इस समय इस जगह पे आपको आना है वैक्सीन लगाने के लिए। वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, और जो सारा सामान चाहिए, चाहे वो सिरिंज हो, नीडल हो, स्वैब हो, एम्प्यूल कटर हो, या इमरजेंसी किट हो कि किसी को रिएक्शन हो, उसको लिए हुँ, क्या हुँ। क्या करना है और उसको क्या देना है, उसकी ट्रेनिंग वो पूरी हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि पूरा रिहर्सल तो हो गई है, अब वैक्सीन रोल आउट करने की जरूरत है। इतने बड़े प्रोग्राम में थोड़ा बहुत ग्लिचेस तो आएंगे ही, एंड देयर विल बी लर्निंग एज वी गो अलोंग, हुँ, बट हुँ। आई थिंक काफी हद तक वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर रोलिंग आउट द वैक्सीन। ड्राई रन में जो एक ग्लिच जो कि वायरल हो गया, वो था साइकिल पर वैक्सीन के बॉक्सेस लेकर के घूमते हुए देखा गया। तो ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को लेकर के हम तैयार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इस तस्वीर को वायरल तस्वीर को देख कर के थोड़ी शंका में हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखिए, एरिया एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वैक्सीन का, आप शहर में रह रहे हैं तो गाड़ी से ही वैक्सीन आएगा। अगर जी। आप बड़े रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इज अ प्रॉब्लम, तो देयर विल बी मोबाइल वैन्स व्हिच विल गो एंड गिव। जैसे मान लो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं कि छोटी दूर की एक कोई बस्ती है, तो वहां पे जो बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा जिससे वैक्सीन का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और लोगों तक पहुंच पाए, वो बेटर रहेगा। अगर हम ये कहें कि नहीं, आप सब लोगों को शहर आना पड़ेगा तभी वैक्सीन वो लगेगी, तो तो ये बात पॉसिबल। भी ठीक नहीं है। जी इसलिए जी। जो भी ट्रांसपोर्ट मीडिया वहां के लिए प्रैक्टिकल है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे बाय व्हीकल हो, चाहे वैन से हो, वो हर जगह के लिए अपना अपना यूनिक है। क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है। हमारे देश में अगर जी। हम देखें, पहाड़ी इलाका भी है, डेजर्ट भी है, कई जगह पे ये दूर दूर लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो रह जाए। तो मेरा जी मेरा ये मानना है कि इस पे हमें घबराना नहीं चाहिए। हर एक एरिया में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना अपना प्लान बनाया है, जो पूरे सोच के और प्रैक्टिकल इश्यूज देख के बनाया है। तो रूरल इंडिया में प्रोटोकॉल्स थोड़े बहुत ढीले पड़ सकते हैं, आप ये मानते हैं? रूरल इंडिया में हम चाहेंगे कि ना पड़ें, क्योंकि हम्म। वैक्सीन की टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। और सारी रिहर्सल जो हुई है वो उसमें कई रूरल इंडिया के या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लेके की गई है, और उससे भी कुछ सीख आई है, कुछ लर्निंग्स हुई हैं। तो आई एम श्योर कि वो आगे जाके दे विल बी यूटिलाइज। आई एम श्योर गवर्नमेंट ने और जो लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, उन्होंने सारी चीजों पे पूरा ध्यान दिया होगा। जी। इमरजेंसी अप्रूवल मिला है इन सारी वैक्सीन्स को, ये हम सुन रहे हैं। एक और टर्म आ रही है रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल, इन दोनों में फर्क अगर आप समझा पाए। इमरजेंसी अप्रूवल जो है, या जो हमारे यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल है, इमरजेंसी अप्रूवल इज ए जनरल टर्म, इमरजेंसी यूज हम्म। ऑथराइजेशन, जो हम ग्लोबली यूज करते हैं। और उसका ये मतलब है कि अगर जैसे पैंडेमिक है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई आपके पास दवाई हो या वैक्सीन हो, जो आप ये कह सकते हो कि इसमें एफिकेसी का डेटा भी आ रहा है, सेफ्टी डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड है, और कुछ डेटा है कि ये एफिकेसी है, और हमारे पास ऐसी सिचुएशन है पैंडेमिक की जहां पे और कोई चारा नहीं है, तो जैसे जैसे डेटा आएगा तब तक हम ये ट्रीटमेंट भी शुरू कर दें। और हमने शुरू में, जैसे हम देखें, रेमडेसिविर है, जो हम जब हमने शुरू में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भारत ने दिया था, वो भी इसी बेसिस पे दिया था कि उसमें डेटा था और उसमें सेफ्टी का सिग्नल्स थे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ऐसे दिया था, परमिशन मिला था। तो ये सारे, जैसे जैसे पैंडेमिक में दवाई की बात करें या वैक्सीन की बात करें, उसमें ऑथराइजेशन दिया जाता है। जब ऐसा लगता है कि अभी हमें डेटा और चाहिए लेकिन सिचुएशन ऐसी है, तो हम्म। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि आप इसको इस मोड में कीजिए। जरूरत तो है, लेकिन थोड़ा सा आप ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, इसलिए कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है। लेकिन हम्म। दोनों चीजों में हमारे जो एक्ट है उसमें इसका प्रोविजन है। जी। अभी इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, क्या इन्हीं वैक्सीन्स के लिए कोई और अप्रूवल भी होगा लेटर ऑन? कोई नॉर्मल अप्रूवल, अभी फाइनल अप्रूवल, इमरजेंसी ऐसा अप्रूवल कुछ मिला होगा? है, इसलिए ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, इसलिए जो है ये गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के थ्रू ही जा पाएंगी। जब इनके पास डेटा अच्छा हो जाएगा टू सेटिस्फाई द रेगुलेटर्स, फिर इसको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप अब इसको एज एज मार्केट कर सकते हो। अभी जी क्योंकि अभी तक इसमें इतना डेटा नहीं है, तो आपको पूरा इसका रिकॉर्ड रखना होगा कि कहाँ कहाँ यूज हो रही है और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जी। बहुत सारे सवाल हो गए सर। आप हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको कुछ रैपिड फायर जानकारियां भी देना चाहेंगे, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है उससे वो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं इसे लेकर? पहली चीज तो ये है कि जो फेज 1 में लोग हैं, उनका डेटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। चाहे हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें, फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें, या अगर हम सेंसस का डेटा देखें, अपना जो इलेक्टोरल रोल है, उसमें उम्र के हिसाब से डेटा है कि 50 साल से उम्र के लोग जो हैं वो कौन कौन है। वो डेटा हम्म। ऑलरेडी अपलोड हो रहा है कोविन ऐप में। अगर उसके अलावा कोई रह जाता है, तो वो अपने आप को ऐप में जाके रजिस्टर कर सकता है। अगर उसके पास अपना फोटो आई कार्ड है, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो, मनरेगा का जो कार्ड है वो हो, राशन कार्ड हो फोटो के साथ, कई उसमें चीजें हैं जो वो कर सकता है। उसके साथ वो अपना मोबाइल नंबर और डिटेल अपलोड कर सकते हैं। उनको फिर एक ओटीपी आएगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे, और उसके बेसिस पे वो रजिस्टर हो जाएंगे।
तो फिर उनका नाम भी रजिस्ट्रेशन के लिस्ट में आ जाएगा। फिर जब जैसे जैसे वैक्सीन रोल आउट होगी और उनके एरिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा, तो उनको एक उसी मोबाइल पे मैसेज आएगा कि अब आप वैक्सीन लगाने के लिए इस जगह पे इस समय आ जाए, और तब उनको टीका लग जाएगा। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है। ज्यादातर काम जो है वो बैकएंड पे आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लोगों के नाम जो है वो अपलोड किए जाएंगे, पर कोई अगर रह जाता है तो उसमें प्रोविजन है कि आप अपने आप को सेल्फ रजिस्टर भी कर सकते हैं। ओके। और मैं जैसे कि पहुंची वैक्सीनेशन सेंटर पे और वहां पर मैं चूज करूं कि कोविशील्ड लगवाना है या कोवैक्सीन, या जो अवेलेबल है वो लगवा लें? मैं तो यही कहूंगा कि जो अवेलेबल है आप लगा लीजिए, क्योंकि और दोनों अगर दोनों वैक्सीन अवेलेबल हो तो मैं चूज कर सकती हूँ सर? आप देखो, वैक्सीन तो वॉलेंटरी है, आप ना भी लगाना चाहे तो भी चूज कर सकते हैं। जी लेकिन जी। अभी हमारे पास बड़े कम डोजेज हैं, लिमिटेड डोजेज हैं। हमें अगर हम देखें, अगर हम 30 करोड़ की जो फेज 1 की बात करें, तो हमें 60 करोड़ डोजेज चाहिए होंगे। बिल्कुल। 60 करोड़ डोजेज जो है वो कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यूरोप के तो कई देश इसमें आ जाते हैं 60 करोड़ में। तो 60 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए अभी हम चूज ही नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी वैक्सीन हमें मिल रही है हमें लगा लेनी चाहिए, जी। क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है और पैंडेमिक से बाहर निकलना है। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना से कितने दिन तक रक्षा होगी? दोबारा वैक्सीन लगवाना होगा 2 डोजेस के बाद? 2 डोज के बाद हम 14 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। हम्म। अब वो कितनी देर रहेगी, ये तो हमें अभी किसी वैक्सीन का नहीं पता है। लोग ये जी मानते हैं कि अगर हम डेटा देखें तो साल भर तक रहनी चाहिए, लेकिन अभी हमें फॉलोअप डेटा आना चाहिए कि कैसे, कि सब लोगों में रहती है कि कई लोगों में ऐसा तो नहीं कि कम हो जाती है, या कोई वेरिएशन है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें जल्दी तो नहीं कम हो जाती। तो ये फॉलोअप के बाद पता चलेगा, और इसीलिए अगला डोज अगर लगाना है, साल बाद लगाने की जरूरत है या बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत है, ये तो इस साल में ही पता चलेगा। बीतते वक्त के साथ हमारी ये सारी शंकाएं जो है वो क्लियर होंगी। आखिरी सवाल, बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, इस समय कोविड-19, पॉल्यूशन और सर्दी, ये एक डेडली कॉम्बो है जो अस्थमैटिक पेशेंट्स तो खास तौर से, पर आम लोगों को भी बहुत परेशान कर रहा है। इस बारे में क्या सलाह देंगे सर? बिल्कुल आपकी बात सही है। कोविड के बिना भी सर्दियों में पोल्यूशन और ठंड के कारण हमारे इमरजेंसी में हम देखते हैं कि एकदम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ के लोग बढ़ जाते हैं, कि स्पेशली जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, जैसे फेफड़े कमजोर हो, ब्रोंकाइटिस हो, दमा हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो। कोविड भी फेफड़ों में असर करता है, तो वो इसको ऐड ऑन करता है। और डेटा भी एक दिखाता है कि जहाँ जहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है वहाँ कोविड की सिवियरिटी भी ज़्यादा देखी गई है। और ये डेटा यूएस से भी है, इटली से भी है, चाइना से भी है। इसलिए ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे पोल्यूशन है या एक्सपोजर है ठंड में, या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कोविड इन्फेक्शन को, वो हम अपनी तरफ से पूरे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। कि हम ये देखें कि जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो बाहर ना जाएं, वेट करें या उन जगह ना जाएं, क्योंकि आज आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चल जाता है कि कहाँ पे एयर क्वालिटी का क्या सिचुएशन है। सर्दी ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा हो, तो स्पेशली बुजुर्ग लोग जो हैं, जिनके जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, वो बाहर ना जाएं जब तक धूप नहीं निकलती। सुबह सुबह एक्सरसाइज ना करें क्योंकि एक्सपोजर हो सकता है। और अपना मास्क लगाना ना भूलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, और हाथ भी रेगुलरली धोएं। वैक्सीन के बाद भी ये सब करना होगा सर? वैक्सीन के बाद भी ये सब करना होगा, क्योंकि 2 चीजें समझना जरूरी है कि वैक्सीन जो है वो हमको क्या प्रोटेक्शन देता है। कोविड बिल्कुल नहीं हो, या कोविड हो लेकिन माइल्ड हो और आपको सीरियस इन्फेक्शन ना हो। ये हो सकता है कि कई लोगों को वैक्सीन लगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हुई, उनको कोविड माइल्ड हुआ, जुकाम नजला बुखार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी या आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर उनको ये माइल्ड इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शियस तो होंगे, वो औरों को इन्फेक्शन तो दे सकते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी या जिनको अभी तक रिस्क है। तो इसलिए अगर आपको वैक्सीन लग गई है, जब तक कोविड का केसेस सिग्निफिकेंट हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना और फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा कि आपने तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन आपके कारण आपके किसी रिश्तेदार को या कोई और दोस्त को इन्फेक्शन आपसे होगी, क्योंकि आपने पूरा अपना प्रोटेक्शन नहीं रखा। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलेरिया फॉर योर टाइम, फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू। जी।